Good morning, dear student. This is our part 3 of the lesson Nazism and the Rise of Hitler, where today we will start a new topic, and that is the effects of the war. मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था बिटवीन एलिज पावर एंड एक्सिस पावर फ्रॉम 1914 टू 1918, उसके परिणाम क्या हुए ऑन यूरोप कॉन्टिनेंट, ऑन जर्मनी, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे. The war had a devastating impact on the entire continent, both psychologically and financially. Means जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था दो ग्रुप के बीच, उसमें पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट पर उसका साइकोलॉजी के दृष्टि से और पैसों के दृष्टि से भी बहुत असर हुआ. मतलब पैसा बर्बाद हुआ, लोगों का मेंटेलिटी खराब हुआ, सोल्जर परेशान हो गए, लोग भी परेशान हो गए. फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स, यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेब्टर्स. यहाँ क्रेडिटर का मतलब होता है दूसरों को पैसा देने वाला, और यहाँ डेब्टर का मतलब होता है अ पर्सन दैट ओज मनी फ्रॉम अदर्स. मतलब बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप खंड जो दूसरे कंट्रीज़ को पैसा देता था, अब वो दूसरे कंट्री से पैसा लेने लगा. मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वह यूरोप कॉन्टिनेंट पूरे तरीके से बर्बाद हो गया. क्योंकि आपको पता है जब भी वार होता है तो हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट, सोल्जर, पूरे उनका नुकसान होता है. और आपको पता है कि डिफेंस की इक्विपमेंट कितने कितने महंगे होते हैं. अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वेमायर रिपब्लिक वॉज बीइंग मेड टू पे फॉर द सीन्स ऑफ ओल्ड एम्पायर. यहाँ सीन्स का मतलब होता है पाप, गलत बात. अब आपको पता है आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, जर्मनी का हार हुआ था, और जर्मनी में जो राजा था उसका पावर चला गया था, और बाद में वेमायर रिपब्लिक ने अपना सरकार बनाया था. फिर हमने देखा वो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट ने जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल पकड़ा था. इसके लिए उसको एज अ पनिशमेंट कुछ पैसे देने पड़े एलाइड पावर को. The Republic carried the burden of war guilt and national humiliation and was financially crippled by being forced to pay a compensation. मतलब जो वेमायर रिपब्लिक था, एक्चुअली गलती किसने की थी? द मिस्टेक वॉज डन बाय द ओल्ड एम्पायर. बट जर्मनी के हार के बाद ओल्ड एम्पायर चला गया, फिर वेमायर रिपब्लिक ने अपना सरकार बनाया, तो उनको पेनल्टी देना पड़ा. अगर वो पेनल्टी नहीं देते तो उनके ऊपर एलाइड पावर, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, यूके, ये कुछ ना कुछ कार्रवाई कर सकते थे. इसलिए उन डर के मारे उन्होंने वो कंपेंसेशन, वो पेनल्टी उस एलाइड ग्रुप को दिया. Those who supported the Weimar Republic, mainly socialists, Catholics and Democrats, became easy targets of attack in the conservative nationalist circle. अब आपको पता था वेमायर रिपब्लिक को हेल्प करने वाले सोशलिस्ट थे, कैथोलिक थे, डेमोक्रेट्स थे, तो वो अब टारगेट बनने लगे एलाइड पावर के. दे वेर मॉकिंगली कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल्स. और उनको फिर ये जो भी सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे और डेमोक्रेट्स थे, उनको नवंबर क्रिमिनल करके बोलने लगे. दिस माइंडसेट हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली 1930s एज वी विल सून सी. तो फिर बाद में क्या असर हुआ 1930 में, दैट वी विल अंडरस्टैंड in this paragraph. The First World War left a deep imprint on European society and polity. मतलब फर्स्ट वर्ल्ड का जो असर है, एज यू नो दैट मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज वेर इन्वॉल्व इन दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उसका असर यूरोप के समाज पर
और पॉलिटिक्स पर भी गिरा। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस, मतलब आम लोगों के तुलना में सोल्जर्स को थोड़ा ज़्यादा वैल्यू मिलने लगा। पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट laid great stress on the need for men to be aggressive, strong and masculine। तो ऐसा चर्चा होने लगा कि यूरोप के लोग अब थोड़े एग्रेसिव होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए और मैस्कुलिन मतलब मर्द अच्छे होने चाहिए। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ, ट्रेंच का मतलब होता है अनहैप्पी, ट्रेंच लाइफ मतलब दुखी लाइफ, अनहैप्पी लाइफ। जो मीडिया था यूरोप का उसने युद्ध का, सैनिकों का एक दुखद लाइफ लोगों के सामने दिखाया। द ट्रूथ हाउएवर वॉज दैट सोल्जर्स lived miserable lives in these trenches, trapped with rats feeding on corpses। तो यहाँ corpses का मतलब है ह्यूमन डेड बॉडी, corpses का मतलब है ह्यूमन डेड बॉडी, मतलब सोल्जर के डेड बॉडी ऐसे पड़े थे युद्ध के समय कि उसके ऊपर रैट फीडिंग मतलब चूहे उनके मांस को खा रहे थे, चूहे उनकी डेड बॉडी पर जा रहे थे। इतना बेकार कंडीशन सोल्जर का था। दे फेस्ड पॉइजनस गैस एंड एनिमी शेलिंग, यहाँ शेलिंग का मतलब है एन एक्सप्लोसिव बॉम्ब, शेलिंग का मतलब है एन एक्सप्लोसिव बॉम्ब। आपको पता है कितने डेंजर बॉम्ब ब्लास्ट होता है। आपने अगर बॉर्डर मूवी देखा होगा, बॉर्डर मूवी, तो उसमें आप देख सकते हो जब दो कंट्री के बीच अगर युद्ध होता है तो कैसे गोलियां चलती है, कैसे बॉम्ब डाले जाते हैं। तो सोल्जर्स, दे मीन सोल्जर, दे फेस पॉइजनस गैस, मतलब ऐसे पॉइजनस गैस विषारी वायु को छोड़े जाते थे एनिमीज़ के ऊपर, एनिमी जो है वो एक्सप्लोसिव बॉम्ब डालते थे। एंड विटनेस देयर रैंक्स रिड्यूस रैपिडली, इस प्रकार का कंडीशन सोल्जर का था। एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्युपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्फेयर, व्हाइल पॉपुलर सपोर्ट grew for conservative dictatorship that had recently come into being। तो लोग अब गुस्से में थे, लोग चाहते थे कि एक ऐसा डिक्टेटर आए जर्मनी में जो ये पावर को कंट्रोल करे। डेमोक्रेसी वॉज इंडीड अ यंग एंड फ्रेगाइल आइडिया, या एक न्यू वर्ड आपको मिला है फ्रेगाइल। फ्रेगाइल का मतलब होता है ब्रोकन और डैमेज्ड, ब्रोकन और डैमेज। तो डेमोक्रेसी वॉज इंडीड अ यंग एंड फ्रेगाइल आइडिया। डेमोक्रेसी अब वेमायर रिपब्लिक के द्वारा जो हो रही थी वो एक ब्रोकन आइडिया थी यूरोप, ये जर्मनी के लिए, क्योंकि वो कंट्रोल करने में वेमायर रिपब्लिक असमर्थ हो रहा था। विच कुड नॉट सर्वाइव द इनस्टेबिलिटीज ऑफ इंटर वॉर यूरोप, मतलब कोई सॉल्यूशन अब निकल नहीं रहा था। नेक्स्ट टॉपिक वी विल अंडरस्टैंड, दैट इज पॉलिटिकल रेडिकलिज्म्स एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। राजकीय रेडिकलिज्म एक नया वर्ड हमको मिला है। व्हाट इज मीन बाय रेडिकलिज्म? इसका मतलब होता है अ मूवमेंट दैट एम एट फंडामेंटल चेंज इन स्ट्रक्चर, a movement that aim at fundamental change in structure। मतलब अब एक राजकीय मूवमेंट चल रहा था जर्मनी में कि भाई जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है बाय द वेमायर रिपब्लिक वो बदलना चाहिए और उसकी जगह पर किसी पावरफुल डिक्टेटर ने अपने हाथ में पावर लेना चाहिए। एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब आपको पता है पैसों के मामले में जो भी क्राइसिस होते थे दैट। नेक्स्ट, द बर्थ ऑफ वेमायर रिपब्लिक कोइंसाइड का मतलब है टू अकर एट सेम टाइम ऑफ सोसाइटी। कोइंसाइड का मतलब है टू अकर एट सेम टाइम ऑफ सोसाइटी। द बर्थ ऑफ द वेमायर रिपब्लिक कोइंसाइड विद द रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ द स्पार्टासिस्ट लीग।
अब ये स्पार्टासिस्ट लीग क्या था? स्पार्टासिस्ट लीग वन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज इंटरनेशनल कम्युनिस्ट लीग। फिर से सुनो, स्पार्टासिस्ट लीग का मतलब होता है वन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज इंटरनेशनल कम्युनिस्ट लीग। तो सी द बर्थ ऑफ द वेमार रिपब्लिक कोइंसाइडेड विथ द रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ स्पार्टासिस्ट लीग। तो ये वेमार रिपब्लिक का आना और स्पार्टासिस्ट लीग का आना ये ऑन द पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रिवोल्यूशन इन रशिया। जिस प्रकार से रशिया में बोल्शेविक रिवोल्यूशन हुआ था, हमने देखा था रशिया में पीपल ऑफ रशिया दैट पीजेंट्स एंड वर्क फैक्ट्री वर्कर्स wanted that society should be as a whole, production should be in the hands of all people. Soviet of workers and sailors were established. एस्टेब्लिश्ड इन मेनी सिटीज़। तो यूरोप में अब रशिया जैसा माहौल, जिस प्रकार से हमने देखा था कि रशिया में कैसा सोसाइटी एज अ होल सबको पावर मिला था, प्रोडक्शंस एंड वो उस प्रकार से अब वो चल रहा था वहाँ। द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वॉज चार्ज विथ डिमांड्स फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। अब बर्लिन में, जर्मनी में है बर्लिन, तो बर्लिन में ऐसा माहौल बन गया था कि सोवियत स्टाइल गवर्नेंस दे वांट। रशिया में जैसा गवर्नेंस आया वैसा हमको चाहिए, ऐसा वहाँ आया। दोज अपोज टू दिस सच एज द सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक्स मेट इन वेमायर टू गिव शेप टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बाद में सोशलिस्ट, डेमोक्रेट और कैथोलिक वेमार रिपब्लिक के साथ बैठे इस डेमोक्रेसी को शेप देने के लिए। द वेमार रिपब्लिक क्रश्ड द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री क्रॉप्स। तो वेमार रिपब्लिक के विरुद्ध जो भी एटमॉस्फेयर बन रहा था उस मूवमेंट को वेमार रिपब्लिक ने दबाया विद द हेल्प ऑफ क्रॉप सोल्जर्स। The anguished Spartacists later founded the Communist Party of Germany. बाद में जो गुस्से में थी स्पार्टासिस्ट लीग, उसने क्या किया, एक कम्युनिस्ट पार्टी जर्मनी में बनाया। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth became irreconcilable enemies and could not make common cause against Hitler. तो फिर ये कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट मतलब एक दूसरे के एनिमीज बने और फिर हिटलर के विरुद्ध कुछ नहीं कर सके। बोथ रिवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव्ड फॉर रेडिकल सॉल्यूशन। एक नया वर्ड हमको मिला है, क्रेव्ड। इसका मतलब होता है फील अ पावरफुल डिजायर फॉर समथिंग। क्रेव्ड का मतलब होता है फील अ पावरफुल डिजायर फॉर समथिंग। Next we will see political radicalization was only heightened। एक नया वर्ड हमको मिला है heightened। इसका मतलब है more intense than normal। heightened का मतलब है more intense than normal। Political radicalization was only heightened by the economic crisis of 1923। Germany had fought the war largely on the loans and had to pay reparations in gold। आपको पता है जर्मनी ने जो युद्ध किया था वो लोन लेके किया था, उसके पास पैसे ख़त्म हो गए थे। अब वो लोन जो लिया था उसका रिपरेशंस उनको गोल्ड में, मतलब अपने पास का गोल्ड देकर उनको वो करना था। दिस डिफ्लेटेड गोल्ड, डिफ्लेटेड का मतलब होता है रिड्यूस, कम होना। This depleted gold reserves at a time resources were scarce, कम थे उनके पास। In 1923 Germany refused to pay and
द फ्रेंच occupied its leading industrial area रूर टू क्लेम देयर कोल। अब 1923 में जर्मनी में रिफ्यूज़ किया था कि भाई अब हम नहीं देंगे हमारा रिसोर्सेस, पैसा, गोल्ड। एंड द फ्रेंच, बाद में फ्रेंच ने क्या किया, एलाइड ग्रुप का कंट्री था, फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया। बाद में फ्रेंच ने जर्मनी का एक लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया अपने साथ ले लिया, रूर एरिया था वो, टू क्लेम देयर कोल। जर्मनी retaliated with passive resistance and printed paper currency। बाद में परेशान था जर्मनी, तो उसने करेंसी को छापा रेस्टलेसली, मतलब ज़्यादा मात्रा में करेंसी को छापा गया। विथ टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ द जर्मन मार्क फेल। ये मार्क जर्मनी का करेंसी था, तो ज़्यादा प्रिंटेड मनी आने के कारण जर्मन मार्क का वैल्यू कम हुआ। इन अप्रैल द यूएस डॉलर वॉज इक्वल टू 24,000 मार्क्स। अप्रैल में जो यूएस का डॉलर था वो इक्वल था एज अ 24,000 मार्क्स। इन जुलाई 3,53,000 मार्क्स। इन अगस्त 46,21,000 मार्क्स। एंड एट 9,88,60,000 marks. By December, the figure had run into trillion. ट्रिलियन का मतलब होता है वेरी लार्ज नंबर, मतलब ज़्यादा बड़ा आंकड़ा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रिलियन। एज द वैल्यू ऑफ मार्क्स कोलैप्स्ड, तो जैसा ही जो जर्मन करेंसी था मार्क्स, उसका वैल्यू कम हुआ, प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड, चीज़ों के दाम बढ़ने लगे। जब अपने देश के कोई भी देश के करेंसी का वैल्यू जब कम होता है तो महंगाई बढ़ने लगती है। द इमेज ऑफ Germans carrying cartloads of currency notes to buy a loaf of bread was widely publicized, evoking worldwide sympathy। मतलब जर्मनी का कंडीशन जो है वो पूरे वर्ल्ड में जाने लगा कि एक ब्रेड के टुकड़े के लिए कार्ट लोड ऑफ करेंसी लेके जाना पड़ता था। मतलब एक छोटी सी चीज़ खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा उनको देना पड़ता था। दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। हाइफन इन्फ्लेशन एक नया वर्ड आपको मिला है। हाइफन इन्फ्लेशन का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल प्राइस इंक्रीज इन इकोनॉमी। आउट ऑफ कंट्रोल प्राइस इंक्रीज इन इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी में प्राइस का दाम बढ़ना, ज़्यादा प्राइस होना किसी भी चीज़ की। A situation on when prices rise phenomenally high। अब जर्मनी में प्राइसेस जो है वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगे। Eventually the Americans intervene। intervene का मतलब है इन्वॉल्व होना, और दूसरा एक वर्ड है बेल का मतलब है रिलीव करना। Eventually the Americans intervene and bail Germany out of the crisis by introducing the Dawes Plan। अब अमेरिका ने फिर जर्मनी का थोड़ा परेशानी कम किया, एक डॉज नाम का प्लान ओपन किया जिससे उनकी परेशानी कम हुई। विच रिवर्ट द टर्म्स ऑफ रिप्रेशंस टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ जर्मन।
मतलब थोड़ा समय उनका बढ़ाया ताकि उनका जो भी रिप्रेशन है वो आसानी से हो जाए। Now new topic we will start, and that is the years of depression. The years of depression मतलब ऐसे साल थे वो टेंशन के साल थे, मतलब दुख आया था उनके ऊपर, टेंशन आया था on Germans, on European countries. The years between 1924 and 1928 saw some stability, थोड़ा स्थिरता आई थी इस सालों, yet this was built on a sand, लेकिन इट वॉज बिल्ड ऑन सैंड मतलब अब पता नहीं था कि आगे क्या होगा। जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वेयर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स। अब जर्मनी का जो भी इन्वेस्टमेंट था और इंडस्ट्रियल रिकवरी था वो शॉर्ट टर्म लोन पर डिपेंड था, लार्जली फ्रॉम द यूएसए। जो उनको कहाँ किससे मिलता था? यूएसए से मिलता था लोन, किसको? जर्मनी को। दिस सपोर्ट वॉज विथड्रॉन व्हेन The Wall Street Exchange crashed in 1929। मतलब जर्मनी को शॉर्ट टर्म लोन यूएसए से मिलते थे, बट जैसे ही वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हुआ, मतलब ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टॉक्स एक्सचेंज लोकेटेड इन द यूएसए। यूएसए का एक बड़ा शेयर मार्केट है। अब जैसे ही दिस सपोर्ट वॉज विड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश इन 1929, 1929 में जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज स्टॉक मार्केट जो है वो डाउन हो गया, तो यूएसए ने जर्मनी को लोन देना बंद कर दिया। फियरिंग अ फॉल इन प्राइसेस, पीपल मेड फ्रैंटिक एफर्ट टू सेल देयर शेयर। यहाँ एक नया वर्ड आपको मिला है, फ्रैंटिक। फ्रैंटिक का मतलब है पैनिक, दर्द भरा, दुखी। तो फेयरिंग अ फॉल इन प्राइजेस, पीपल मेड अ फ्रैंटिक एफर्ट टू सेल देयर शेयर। तो फिर लोगों ने जैसे ही वो शेयर वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज डाउन हो गया, तो लोगों ने अपने शेयर बेचना चालू कर दिए। ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वेयर सोल्ड। 24 अक्टूबर को एक दिन में 13 मिलियन शेयर्स को बेचा गया। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो ये शुरुआत था जर्मनी के इकोनॉमी के ऊपर डिप्रेशन, लोड आने का। ओवर द नेक्स्ट 3 years between 1929 and 1932, the national income of the USA fell by half। मतलब यूएसए का नेशनल इनकम हाफ हो गया। फैक्ट्री शट डाउन, एक्सपोर्ट फेल, फैक्ट्री बंद हो गई, एक्सपोर्ट डाउन हो गया। फार्मर्स वेयर बैडली हिट एंड स्पेक्यूलेटर्स विथड्रॉ देयर मनी। एक नया वर्ड आपको यहाँ मिला है, स्पेक्यूलेटर्स। स्पेक्यूलेटर्स का मतलब है अ पर्सन हु इन्वेस्ट इन स्टॉक और प्रॉपर्टी। स्पेक्यूलेटर्स का मतलब है अ पर्सन हु इन्वेस्ट इन स्टॉक्स और प्रॉपर्टी। तो लोगों ने प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। विड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द मार्केट्स, मार्केट्स से पैसा निकलने लगा। द इफेक्ट्स ऑफ दिस रिसेशन इन यूएस इकोनॉमी वेयर फेल्ट वर्ल्ड वाइड। तो यूएस में इकोनॉमी के ऊपर जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आ रहा था उसका इम्पैक्ट इट वाज नॉट ओनली ऑन यूएसए बट इट वाज ऑब्जर्व थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे विश्व पर उसका असर दिखने लगा। The German economy was the worst hit by the economic crisis। अब यूएसए में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था उसके कारण उसका ज़्यादा असर किसके ऊपर हुआ? जर्मन के इकोनॉमी के ऊपर हुआ। By 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन was reduced to 40% of the 1929 लेवल। 1929 के तुलना में 1932 में 40% का प्रोडक्शन कम हुआ।
वर्कर लॉस्ट देयर जॉब और वेयर पेड रिड्यूस वेजेस, वर्कर को उनके जॉब गंवाने पड़े या फिर उनको वेजेस उनके कमी हुई। जैसे आपने देखा होगा अभी ये कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा है, तो मेनी वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, क्योंकि फैक्ट्रीज बहुत जगह पर बंद होने लगी, वर्कर्स का काम चला गया और कहीं कहीं तो वर्कर्स को आधे सैलरी में ही काम करना पड़ रहा। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच्ड एंड अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन, मतलब बेरोजगारों का प्रमाण 6 मिलियन तक गया जर्मनी में। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जर्मनी you could see men with placards around their necks saying willing to do work, मतलब जर्मनी के रास्ते पर आप ऐसे लोगों को देखने लगे जिनके गलों में ऐसे बोर्ड लगे थे willing to do any work, मतलब काम है क्या, हम कोई भी काम करने को तैयार है। Unemployed youth played cards or simply sat at street corners or desperately queued up at the local employment exchange। आपको पता है लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस होता है जहाँ पर हमको काम मिलता है, तो ऐसे लोग चौक चौक में या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस में दिखने लगे काम करने के लिए। As the jobs disappeared, the youth took to criminal activities and total despair became commonplace। अब जॉब यूथ के चले गए तो यूथ टू क्रिमिनल एक्टिविटीज़, तो जो युवा है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने लगा। एंड टोटल डिस्पेयर बिकेम कॉमन प्लेस, और हर जगह आपको एक नैराश्य, एक दुखी वातावरण मिलने लगा। आपको पता है जब सभी स्टूडेंट को एजुकेशन के बाद, स्किल के बाद जॉब मिलता है तो दे लिव देयर लाइफ विथ पीसफुल वे। अगर एजुकेशन के बाद हमको जॉब नहीं मिलता है तो परेशान होकर, आपको पता है कोई बैंक लूटता है तो कोई जो चैन स्नैचिंग के वर्क करते हैं, तो आजकल आप देख रहे हो पढ़े लिखे लोग गुंडागर्दी करने लगे हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लगे हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, अगर उनको काम नहीं मिलता है तो दे बिकम अनहैप्पी, डिस्पेयर, और फिर ऐसे गलत एक्टिविटीज़ करने लगते हैं। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एनेक्सिटीज़ एंड फियर्स इन पीपल। जो इकोनॉमी में पैसों के मामले में क्राइसिस हो रहे थे उससे लोगों में चिंता बढ़ने लगी थी, क्योंकि लोगों के जॉब जा रहे थे, वेजेस कम मिल रहे थे, महंगाई बढ़ रहा था। मतलब एक प्रकार से जर्मनी में एटमॉस्फेयर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। और ऐसे ही सिचुएशन में अब हम देखेंगे हिटलर का अराइवल हुआ। एक सोल्जर, हिटलर जो एक सोल्जर था वह जर्मनी का डिक्टेटर बना। मतलब अशांति का वातावरण था, जनता त्रस्त थी, महंगाई बढ़ रही थी, जॉब चले जा रहे थे, चीज़ों के दाम बढ़ रहे थे, और ऐसे में जर्मनी के लोग चाहते थे कि एक ऐसा पर्सन आए, एक ऐसा तानाशाह आए, ऐसा डिक्टेटर आए जो ये सिचुएशन को संभाले। द मिडल क्लासेस स्पेशली सैलराइड एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स सॉ देयर सेविंग डिमिनिश व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू। मतलब सैलरीड पर्सन जिनको सैलरी मिलता था या पेंशन मिलता था, उन्होंने देखा कि उनका सेविंग पूरा नष्ट हो रहा है, करेंसी का वैल्यू कम हो रहा है। स्मॉल बिजनेसमैन, द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर सफर्ड एज देयर बिजनेस गॉट ruined। मतलब ये सभी लोगों के जो भी बिजनेस है वो क्या हो गए थे, चले गए थे, नष्ट हुए थे। These sections of society were filled with the fear of proletarianization। एक नया आपको वर्ड मिला है proletarianization। इसका मतलब है रिलेटेड टू प्रोलेटरिस्ट, मतलब वर्कर्स फैक्ट्री से रिलेटेड एक ये है। एंड
anxiety of being reduced to the ranks of the working class or worse still the अनएम्प्लॉयड। मतलब लोग अब डरने लगे थे कि भाई वर्कर के भी जॉब चले जाएंगे, उनका जो प्रमोशन है, जो रैंक है, वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स अबव द वाटर बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर। जो ऑर्गेनाइज वर्कर थे वो थोड़ा बहुत उनका कंडीशन अच्छा था, बट फिर भी जो बेरोजगारी बढ़ रही थी उससे उनको भी परेशानी हो रही थी। बिग बिजनेस वॉज इन क्राइसिस, बड़े बड़े उद्योग जो भी थे वो क्राइसिस में थे। द लार्ज मास ऑफ पीजेंट्री वॉज अफेक्टेड बाय अ शार्प फॉल इन एग्रीकल्चरल प्राइसेस एंड वीमेन unable to fill their children's stomach were filled with a sense of deep despair. See the condition of Germany. It happened because only that Wall Street Exchange जो USA का है वो कोलैप्स हुआ था, डाउन हुआ था, उसके कारण उसका असर जर्मनी के ऊपर देखने को मिला था। द लार्ज मास ऑफ पीजेंट्री मतलब फार्मर अफेक्टेड बाय अ शार्प फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइसेस, एग्रीकल्चर चीज़ों का दाम कम हो गया था, उनको फार्मर्स को कम दाम मिल रहा था। अनेबल टू फिल देयर, जो भी वीमेन थी, मदर थी, वो घर में अनाज न होने के कारण, पैसा न होने के कारण अपने बच्चों के पेट को भी फुल भर न सकते थे। तो सभी में एक प्रकार का डिस्पेयर था, एक प्रकार से नाराज़ी था। आप देखो आपके मम्मी पापा जो सैलरी कमाते हैं, जो बिज़नेस करते हैं, उससे उनको अच्छा आमदनी आता है, इसलिए आपको दूध मिलता है, अच्छे फल मिलते हैं, अच्छा डिनर, अच्छा लंच, अच्छा नाश्ता आपको मिलता है। वही अगर आपके फैमिली का बिजनेस अगर कोलैप्स हो गया या महंगाई ज़्यादा बढ़ी, जितना पापा अर्निंग करते हैं उतना अगर वो महंगाई अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो जितना अर्निंग आएगा उतना महंगाई में पूरा चला जाएगा। हमारे यहाँ इतना महंगाई नहीं है, जो अर्निंग हम करते हैं उससे हम चीज़ों को खरीदते भी हैं और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं पैसे का, इसलिए हम रिच होते हैं। लेकिन अगर हमारा पूरा इंडस्ट्री का प्रॉफिट या हमारा सैलरी का प्रॉफिट पूरा चीज़ों को खर्च करने में गया तो महंगाई के कारण हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 3। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन्स वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट। टिल देन गुड बाय।